हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। हम कर रहे हैं 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 1 का एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा या अनंत बहुआयामी होगा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जानेंगे कि रेखाएं आपस में परिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। अब जो बच्चे इस प्रीवियस क्लास देखेंगे वो तुरंत कर लेंगे और जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो नहीं कर पाएंगे। उनके लिए हम एक बार दोबारा समझाते हैं। यदि दो रेखाएं दी हुई हैं, जैसे a1x + b1y + c1 = 0, ठीक। और दूसरी रेखा दी हुई है a2x + b2y + c2 = 0। तो इस स्थिति में तीन कंडीशन बन सकते हैं। पहला, या तो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करती हैं। यदि रेखाएं आपस में परिच्छेद करती हैं तो a1/a2 ≠ b1/b2, ठीक। दूसरा कंडीशन बोलता है यदि रेखाएं आपस में क्या हैं? समांतर हैं। यदि रेखाएं आपस में समांतर हैं तो a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा, ठीक। तीसरा कंडीशन आता है समपाती होंगे। यदि रेखाएं समपाती हैं तो a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यदि रेखाएं समपाती होंगे तब। अब यदि पहला कंडीशन दिया हुआ है, यदि रेखाएं परिच्छेद करती हैं। यदि रेखाएं परिच्छेद करती हैं तो उसका केवल कितना हल होगा? एक हल होगा। इसी प्रकार यदि रेखाएं आपस में समांतर हैं तो उसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक। तीसरा, यदि रेखाएं समपाती हैं तो उसके अनियमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि रेखाएं, जो दोनों रेखाएं दी हुई हैं, वो आपस में परिच्छेद कर रही हैं, आपस में समांतर हैं या आपस में समपाती हैं, ठीक। तो पहला रेखा दिया हुआ है x + 2y = 5। दूसरा दिया हुआ है 3x + 12y = 1, ठीक। तो यहाँ से a1/a2 का मान निकालते हैं। a1 का मान दिया हुआ है 1 और a2 का मान दिया हुआ है 3, ठीक। इसी प्रकार b2 का मान दिया हुआ है 2 और b2 का मान दिया हुआ है 12। सॉरी, ये b1 का मान है 2 और ये b2 का मान 12, ठीक। अब देखते हैं c1/c2 यानी 5/1, ठीक है। ये 1/3 आ गया, इसको काट देंगे, 1/6 आ गया और ये 5। तो हम देख रहे हैं कि तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं हैं। यदि तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं हैं तो इसका मतलब वे रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, और यदि रेखाएं परिच्छेद कर रही हैं तो उनका केवल और केवल कितना हल होगा? एक हल होगा। अतः विकल्प नंबर ए सही होगा, ठीक। आगे चलते हैं। समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा 3x - 6y + 1 = 0 के हल हैं। अब सेम कंडीशन यहाँ भी देखेंगे कि रेखाएं x + 2y + 5 तथा 3x - 6y + 1 आपस में परिच्छेद करती हैं, समपाती हैं या फिर समांतर हैं। आइए चेक करते हैं। पहला दिया हुआ है x + 2y + 5 = 0, ठीक। दूसरा दिया हुआ है 3x - 6y + 1 = 0। a1 का मान दिया हुआ है 1, b1 का मान दिया हुआ है 2 और c1 का मान दिया हुआ है 5, ठीक। यहाँ से देखते हैं a2 का मान दिया हुआ है 3, b2 का मान दिया हुआ है -6 और c2 का मान दिया हुआ है 1, ठीक। अब a1/a2 कितना आएगा? 1/3। इसी प्रकार b1/b2 का मान 2/-6 यानी 1/3 माइनस में, और c1/c2 5/1। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि a1/a2 ≠ b1/b2, ठीक, ≠ c1/c2। अतः रेखाएं आपस में परिच्छेद करेंगी, और यदि परिच्छेद करेंगी तो उनका केवल एक हल होगा, और एक ही हल होगा, इसका मतलब अद्वितीय हल, ठीक है। अतः विकल्प नंबर ए
सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। यदि समीकरण के एक्स माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो के का मान क्या होगा। यदि रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं, तभी उनका कोई हल नहीं होता है। और यदि आप रेखाएं आपस में समांतर हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं हम, समीकरण दिया हुआ है के एक्स माइनस 5y बराबर 2, दूसरा दिया हुआ है 6x प्लस 2y बराबर 7। अब यहाँ से a1 का मान कितना दिया हुआ, के हो गया अपान a2 का मान 6 बराबर b1 का मान -5 और b2 का मान 2। अब यहाँ से के बराबर हो जाएगा -30/2 बराबर -15। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि परिच्छेदी रेखाएं हों तो हलों की संख्या क्या होगी। इसमें बोला है यदि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिए हुआ है और वे आपस में परिच्छेद कर रही हैं, ठीक, तो उनका कितना हल होगा। अभी हमने क्या बताया था, यदि रेखाएं परिच्छेद करती हैं तो उनके लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और वे रेखाएं आपस में अविरोधी रेखाएं कहलाती हैं तथा उनके हलों की संख्या कितनी होती है, एक होती है, सिर्फ और सिर्फ एक। अतः विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हों तो उनके आलेख होंगे। क्वेश्चन में बोला है यदि उनके जो है हल अनंत हैं, यदि हल अनंत हैं तो इसका मतलब रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। अतः रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तो विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल होंगे। यदि रेखाएं x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 आपस में समांतर होंगे तभी उनका हल क्या होगा, अनंत होगा। और यदि समांतर हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2। यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky बराबर 15। a1 का मान दिया हुआ है 1, a2 का मान दिया हुआ 5 और b1 का मान दिया हुआ 2 और b2 का मान दिया हुआ k। अब यहाँ से हम देखेंगे, तीरे गुणा कर लेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल आ गया एपी का। ठीक, अब एपी क्या होता है, एपी का मतलब होता है समांतर समीकरण। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है, ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमगत पदों का अंतर सभी जगह समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में दो फार्मूले होते हैं, एक होता है n वां पद, n वां पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे a जो है वो पहला पद होता है, n जो होता है वो पदों की संख्या होती है और n जो है वो सर्वांतर होता है। ठीक, इसी प्रकार बोल देगा आपसे n पदों का योग निकालिए, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि किसी AP का दूसरा पद 4 और सातवां पद -11 है तो सर्वांतर क्या होगा। ठीक, अब हम जानते हैं Tnवां पद यानी n का मान कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 2। तो यहाँ पे Tnवां का मान कितना दिया हुआ है, 4। और मान लेते हैं पहला पद क्या है, a, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 इंटू सर्वांतर मान लेते हैं अभी d है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 बराबर a प्लस डी। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा अगर देखते हैं तो दिया हुआ है -11 हो गया, पहला पद दिया हुआ a प्लस यहाँ पे रखेंगे मान 7 - 1 6 हो जाएगा, मतलब 6d हो जाएगा। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 2। और हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा
प्लस, ठीक, ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 15 बराबर -5D। अब D बराबर कितना आ जाएगा -3, अतः विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 होगा। इसका मतलब n का मान पूछा है और Tn का मान 82 है। ठीक, अब हम जानते हैं Tnवा पद बराबर a + n-1 इंटू डी। अब Tnवा का मान कितना दिया हुआ 82 और a का मान होता है पहला पद। यहाँ पे पहला पद कितना दिया हुआ है 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस n का मान हमको निकालना है n-1 और समांतर कितना आएगा 2, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 10 में से 6 घटाएंगे तब भी 4, 14 में से 10 घटाएंगे तब भी 4। ठीक, अब d का मान कितना आ गया 4, तो यहाँ पर हम 4 रख दिए। अब ये 2 इधर जाएगा -2 हो जाएगा, तो 82 में से 2 गया 80 बराबर 4 का गुणा करेंगे 4n-4। अब ये 4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा और +80 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 84। 84 बराबर हो जाएगा 4n। अब n बराबर हो जाएगा 84/4, इसको काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 का 4, मतलब 21वां पद जो होगा वो क्या होगा 82 होगा। ठीक, आगे चलते हैं। समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या होगा। यहाँ पे श्रेणी दी हुई है 54, 51, 48, 45। ठीक, अब यहाँ से d का मान देखते हैं हम लोग -3, 48 में से -51 करेंगे -3। ठीक, तो d का मान कितना आ गया 3 और a का मान 54। अब बोला कि 10वां पद निकालिए। ठीक, तो T10 बराबर हो जाएगा a का मान 54 प्लस n का मान 10 -1 और d का मान -3। ठीक, यहाँ से हो जाएगा 54 प्लस 9 इंटू -3, 54 -27। तो 54 में से अगर 27 घटा देंगे तो कितना बचेगा 27, अतः विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। यदि p + 1, 2p + 1, 4p -1 अगर समांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या होगा। हमने बताया था यदि a, b, c समांतर श्रेणी में है तो b बराबर कितना होता है a + c/2। ठीक, तो यहाँ पे b का मान कितना दिया हुआ है 2p + 1, तो 2p + 1 बराबर हो जाएगा p + 1 + 4p - 1/2। ये -1 कट जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4p + 2 बराबर 5p। अब ये 4p इधर आएगा और 5p इधर। ठीक, तो 5p में से 4p कट गया तो कितना बचेगा p, तो p बराबर कितना आ गया 2, तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा बी। ठीक, आगे चलते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 हैं तो पहला पद क्या होगा। क्वेश्चन में ये बोला है कि छठा पद कितना दिया हुआ है 13 और 12वां पद 25 दिया हुआ है, तो ए का मान हमको निकालना है। ठीक, अब हम जानते हैं Tnवां पद बराबर फार्मूला a + n-1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पे पहला यानी छठा पद दिया हुआ है कितना 13, यहाँ पे हो गया 13 बराबर a प्लस n का मान 6 -1 इंटू डी। ये हो जाएगा 13 बराबर a + 5d। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे 25 बराबर a प्लस 12वां है, अब 12 में से 1 घटा देंगे 11 यानी 11d, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 से 2 को घटा देंगे, ये हो गया 0। अगर 13 में से -25 गया तो ये हो जाएगा -12। ठीक, और -11 में से 5 गया -6d, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब d बराबर कितना हो गया 6 दूनी 12, मतलब d का मान 2, विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं।
समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। यानी Tn पद क्या दिया हुआ है, Tn बराबर 0। ठीक, और हमें n का मान निकालना है। a का मान 72 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे। तो 63 माइनस 72 करेंगे, कितना आएगा, तो ये -9 आएगा। ठीक, अब हम n का मान निकालते हैं। ये हो जाएगा 0 बराबर a का मान 72 प्लस n -1 और -9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा 72 - 9n प्लस 9 बराबर 0। अब माइनस को इधर ले आएंगे। ठीक, और ये 72 9 कितना हो जाएगा, 81। 81 बराबर 9n। अब n बराबर हो जाएगा 81/9, 9 9 81 9, यानी 9वां पद जो होगा वो 9वां पद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। समांतर श्रेणी 14, 15, 10, 35 का 10वां पद क्या होगा। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। बोला है 40, 15, 10, 35। ठीक है, क्या ये समांतर श्रेणी में लग रहा है। अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आएगा, इन दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आएगा, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन क्या हो गया है, मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला है 2 समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं, और ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं। ठीक, तो हम नाम दे देते हैं A B C D E F। तो भुजा AB, ठीक है, अपान BC बराबर भुजा DE अपान EF। मतलब अगर उनके कोण आपस में बराबर हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। तो यह कथन किसने दिया, यह कथन गणितज्ञ थेल्स ने दिया था, विकल्प नंबर C। ठीक, आगे चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग बचपन से ही यूज करते हैं। जैसे कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ये 90 अंश का है, ये हो गया A B C। ठीक है, अगर ये एंगल लेंगे तो ये भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये क्या होगी, आधार, और ये क्या होगी, कर्ण। तो हम बचपन से ही पढ़ते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, और ये किससे संबंधित होता है, ये संबंधित होता है समकोण त्रिभुज से। ठीक, अतः विकल्प नंबर A सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। बोला यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, यदि A बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो B का मान कौन सा होगा। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एंगल क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका मान हमको निकालना है। ये मान लेते हैं कितना है, B। अब हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक, तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 प्लस 16 बराबर 32। अब B बराबर हो जाएगा √32। √32 किसका मान होता है, यानी B बराबर 4√2, मतलब 4 चौक 16 × 2 यानी 32। ठीक, तो अतः विकल्प नंबर B सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आगे पीछे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर B सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। त्रिभुज ABC में AB तथा AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार हैं कि DE जो है वह समांतर है किसके, BC के, और BC का मान 8 सेंटीमीटर है, तो DE का मान निकालिए। ठीक,
तो हम यहाँ पे बनाते हैं फिगर। बोला है त्रिभुज है दो, यह है ए और यह है बी और यह है सी। अब ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी। यहाँ पे मान लेते क्या है, डी। और यहीं पे और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई। अब बोला है कि डी ई समांतर किसके, बी सी। ठीक है, और डी का मान कितना हमको निकालना है, और बी सी का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक, और ये वाली जो है ए बी जो है ये ए डी का क्या होगा, दोगुना होगा, क्योंकि मध्य बिंदु बताया है। तो हम थेल्स के नियम के अनुसार देखेंगे कि यदि उनके कोण आपस में बराबर हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से हम देखेंगे ए बी बट्टे बी सी बराबर ए डी बट्टे डी ई। अब ए बी बराबर क्या होगा, 2AD हो जाएगा। 2AD, बी सी का मान दिया है 8 बराबर AD बट्टे DE। ठीक है, अब AD से ID क्या हो जाएगा, कैंसिल। DE बराबर हो जाएगा 8 बट्टे 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समानुपाती होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्वेश्चन में बोला है सभी समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, मान लेते हैं ये ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। यहाँ पैमाने पे नहीं बना हुआ है फिगर। ठीक, तो ये मत बोलना कि फिगर में तो बराबर नहीं है। तो ये अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। ठीक, इसी प्रकार अगर एक छोटा बना दिए, छोटा समबाहु त्रिभुज बना दिए, तो इसका मतलब क्या, अभी हमने बताया था यदि अगर समबाहु त्रिभुज हैं तो उनके कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बताइए, बिल्कुल बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज होता क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण कितने अंश का हो, 60 अंश का हो। तो यहाँ से जब एंगल तीनों बराबर हो गए तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समानुपाती होगा। अतः वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समानुपाती भी होंगे और समरूप भी होंगे। ठीक है, सर्वांगसम नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि एंगल भी बराबर और भुजा भी बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो इसलिए ए और बी इसमें दोनों सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी, समानुपाती। ठीक, तो अभी हम क्या लगा के चलेंगे, बी। आगे चलते हैं। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नलिखित हैं, इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। मतलब तीनों भुजाओं, कोई त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, फॉलो होगा। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पहले में देखिए ए का मान दिया हुआ 5 और बी का मान दिया हुआ 8 और सी का मान दिया हुआ 11। इसका मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64। ये कभी बराबर नहीं होगा। ठीक, अब बी देखते हैं। बी में देख रहे हैं ए बराबर कितना दिया हुआ 6 और बी बराबर दिया हुआ 8 और सी बराबर कितना दिया हुआ 10। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100 बराबर 100। अतः विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है, इसीलिए ये समकोण त्रिभुज होगा। और पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही फॉलो होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि एल और एम यानी एल और एम आपस में समांतर हैं तो डी का मान क्या होगा। ठीक है, फिगर दिया हुआ है। ठीक, और ये दिया हुआ है 3D प्लस 50 और ये दिया हुआ है 2D प्लस 30। अब ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं, संगत कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 3D प्लस 50। अब ये क्या हो जाएगी, ये सीधी रेखा हो जाएगी और सीधी रेखा मतलब ये टोटल एंगल कितना होगा, 180 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों एंगलों का योग किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। यानी 2D प्लस 30 प्लस
3D प्लस 50 बराबर 180। अब 2D और प्लस 3D करेंगे कितना हो जाएगा, 5D हो जाएगा, 5D। और ये 50 और 30 कितना हो जाएगा, सॉरी ये 20 दिया हुआ है, 2D प्लस 20, ठीक, ये हो जाएगा 20। ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, प्लस 70 बराबर 180। अब 5D, अभी 70 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 180 में से माइनस 70 जाएगा तो कितना बचेगा, 110। अब D बराबर 110/5 बराबर 22, ठीक, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।